हेलो दोस्तों, मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। और आज हम इस लेक्चरल सेशन में बात करने वाले हैं साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं ब्याज क्या होता है और ब्याज क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लो 2025 में किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए किसी से उधार ले लिए और वो उसको 2030 में लौटाता है, मतलब 5 साल बाद में उसको लौटाता है उसको। तो अगर वो उसे 5 साल बाद में 2030 में वापिस अगर 10,000 रुपए लौटाएगा तो उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफ होगा, क्योंकि आज 2025 में 10,000 की जो वैल्यू है वह 2030 में वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी वही जो अमाउंट 10,000 है ना आपका, उसकी वैल्यू 10,000 2030 में कुछ अलग होगी, कुछ बढ़ी हुई होगी। और जो उसकी बढ़ी हुई वैल्यू है वही उसका क्या होता है, ब्याज होता है। इसलिए जो भी साहूकार होता है या जो भी आपकी फाइनेंस कंपनियां होती हैं, चाहे बैंक होता है, हमें हमारे धन पर क्या देता है, ब्याज देता है, यानी कि हमें इंटरेस्ट देता है उसका। जैसे मान लो कोई व्यक्ति हमें अपना रूम किराए पे देता है, अपना रूम देता है, यानी अपनी क्या करता है, संपत्ति हमें सौंपता है, तो उसके बदले में वो उसका किराया लेता है। और वो किराया तो वैसे ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम या अपना पैसा किसी व्यक्ति को उधार देगा, यानी किराए पे देगा, तो उसके बदले में उसका किराया लेगा और वो किराया ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यह है कि साधारण ब्याज हमेशा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर लगेगा, यानी कि आपके मूलधन पर लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि कुछ समय पश्चात उस ब्याज को भी मूलधन में शामिल कर दिया जाता है और आगामी समय के लिए उस कंप्लीट जो मिश्रधन हो गया उससे मूलधन मान के ब्याज लिया जाता है। यानी जिसमें कहने का तात्पर्य हुआ कि ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज केवल मूल राशि पर लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मूल राशि के साथ साथ ब्याज का भी ब्याज लगता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो शुरुआत आज हम करने वाले हैं साधारण ब्याज से। तो चलते हैं साधारण ब्याज के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से समझते हैं दोस्तों। तो चलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है वो देखिए आप यहां से। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज का मतलब क्या हुआ कि जो मूल राशि पर ब्याज लगेगा, यानी मूलधन पर लगने वाला ब्याज, मूलधन पर, मूलधन पर लगने वाला ब्याज, वाला ब्याज, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर ब्याज लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे, साधारण ब्याज कहेंगे। और साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। यहां बटे 100 से मतलब है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होती है, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। यानी कोई भी पी से मतलब क्या है, प्रिंसिपल है उसका, यानी मूलधन, मूलधन। आर से मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, और टी से मतलब होता है टाइम यानी कि समय। यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये किसका होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है। इसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसआई बराबर पी आर टी, और यहां परसेंटेज लगा सकते हैं, यहां परसेंटेज लगा सकते हैं, यानी पीआरटी परसेंट हो सकता है। ये क्या कहला सकता है, पीआरटी परसेंट भी कहला सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं अब यहां ये कहूं कि पी आपका है, यदि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, या वो यूनिट है आपका, 1 यूनिट है आपका, 1 यूनिट, उसको हमने 1 यूनिट कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका जो एसआई होगा वह प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर इंटू टी प्रतिशत। यानी प्रिंसिपल को आपने एक जगह कांस्टेंट कर दिया या एक मान लिया, अपनी मूलधन को क्या मान लिया, एक, तो एसआई आर टी के बराबर, आर इंटू टी के यानी कि मल्टीपल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। ऐसा ही समानुपाती होता है, आर इंटू टी परसेंट के समानुपाती होता है।
इसलिए किसी का भी हमें ऐसा ही निकालना होगा ना तो हम आराम से निकाल लेंगे। जैसे मान लो कोई ये पूछे कि प्रिंसिपल अमाउंट है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दी मान लो 8%, और आपको ये दे दिया कि टाइम जो दे दिया वो 5 वर्ष दे दिया, यानी 5 वर्ष, और ये कहता है इसका ऐसा ही निकालिए, इसका ब्याज निकालिए, भाई इसका ब्याज निकालिए। तो मैं कहता हूं आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, R इंटू टी कर लीजिए, बस R इंटू टी कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर 8 इंटू 5 40% हो गया ये टोटल 40%, क्योंकि R इंटू टी कर लेंगे तो R इंटू टी आपका क्या होगा, वो आपका SI के समानुपाती होगा, SI के समानुपाती। तो बताइए 8 5 40 यानी कि 40% है वो ब्याज है, वो 40% क्या है, ब्याज की राशि 40% है। किसकी, आपकी प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल की। तो आप इसका 40% निकाल सकते हैं, और 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। 5 से मैं इस 40 को काट दूंगा 8 बार, और 8 इंटू 2 16, यानी 1600 सवाल के उत्तर आ जाएंगे, क्योंकि ये 2 जीरो यहां पर बच ही रहा है ना आपका। तो 800 इंटू 2 कितना आएगा, 1600। तो इस 4000 का 8% से 5 साल का ब्याज कितना आएगा, 1600। तो कोई जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूले में ही रखें वैल्यू, आप R इंटू टी निकाल लीजिए, R इंटू टी करेंगे तो 8 5 40% आ गया। 40% का फ्रैक्शन जानते हैं, और वो 40% किसका निकलेगा, आपके प्रिंसिपल का निकलेगा, क्योंकि RT परसेंटेज किसका होगा, P का होगा, यानी P का आपको निकालना पड़ेगा। और P आपको कांस्टेंट कोई भी राशि दे रखी है, 4000 5000 कोई भी एक अचर राशि दे रखी है, उसको आप क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकाल के ब्याज बता सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों ब्याज का फॉर्मूला कि PRT/100 होता है। तो यहीं से अगर आपको R निकालना है, या आपको T निकालना है, या आपको P निकालना है, तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। R निकालना है तो P और T का क्या लगा दिया जाएगा, भाग लगा दिया जाएगा, तो आपके पास कौन आ जाएगा, या इसका मान निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, समझते हैं ब्याज ज्ञात करना। तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसी से निकालेंगे कि आपका SI है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, RT% के प्रोपोर्शनल होता है, R इंटू T% के प्रोपोर्शनल होता है। ये आप एक अच्छे से थोड़ा सा याद रख लेना, इससे क्या होगा, काफी सारे सवाल आपके बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद में आप आगे चलते हैं कि अगर मैं यहां से ये बताना चाहूं कि R कितना होगा, तो आप कहेंगे सर R बराबर होता है SI इंटू 100। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था पीछे, उसी से तो हम कर रहे हैं ऐसे। देखो पीछे वाले की बात करें, यहां से अपन पीछे वाला पेज देखें तो उसमें सॉरी यहां पर ये 100 इधर इससे गुणा हो जाएगा, और P और T का क्या लगा दिया जाएगा, भाग। तो हमारे पास कौन आ जाएगा, SI आ जाएगा, तो वो R आ जाएगा, तो इसमें भाग लगा दो P इंटू टी का, P इंटू टी का भाग लगा दिया, ठीक है ना। तो ये आपका एक R का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आपको निकालनी हो तो आप यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका P, ये जो राशि P है ना, अगर वो आपकी यूनिट है, 1 यूनिट है, अगर इसकी वैल्यू आपकी 1 है, तो उस कंडीशन में आपका जो R होगा वो क्या होगा, ब्याज बटे समय इंटू 100 के बराबर होगा। उस कंडीशन में जब आपका P किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा, उस समय R बराबर होगा SI/T इंटू 100 के बराबर होगा। तो यहां से ये अपन कई चीजें हैं जो आराम से समझ सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं। दूसरे तो हम यहां पर अलग अलग टाइप की बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइप में हम ब्याज निकालेंगे, मतलब हमें प्रिंसिपल दिया जाएगा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, हमें टाइम दिया जाएगा, और हम उसके अकॉर्डिंग सवाल का आंसर निकालेंगे, यानी उसका क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो मैं कुछ सवाल लेके चलता हूं। जैसे ये देखिए सवाल है एक, 8,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है आपको, यानी इसका आपको साधारण ब्याज बताना है। तो यहां से देखो इसका साधारण ब्याज कितना आएगा वो देखिए एक बार, 8,000 रुपए, बोलो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका प्रिंसिपल जो अमाउंट है ना वो तो है 8,000 रुपए, प्रिंसिपल तो इसका है 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 10%, और टाइम जो है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है भाई, 6 वर्ष दे रखा है। तो मैंने अभी कहा ना कि आप इनका मल्टीपल कर लीजिए,
R इंटू टी को मल्टीपल कर दीजिए, ये यहां से 60% आ गया, ये आपका 60% आ गया। और 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/5 होती है। 60% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 3/5। देखो अब है ना, बच्चों की तरह हमें ये सब चीजें बार बार नहीं बतानी है कि 60% 3/5 होता है, क्योंकि ये परसेंट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। अगर आपने नहीं देखा तो परसेंट की क्लास को जाके देखिए, वहां पर हमने इन चीजों को अच्छे से पढ़ा, एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो 60% 3/5 है। अब ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तो मैंने 3/5 कर दिया आपके प्रिंसिपल का। तो बताइए 5 से 80 कटेगा 16 बार, 16 5 80 होता है, और 16 गुणा 3 48, यानी सवाल का उत्तर 4800 आएगा। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी? 4800 सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो बढ़िया एग्जाम्पल था। हम इसके बाद चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल्स की बात करें, तो ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप, यहां पर इस सवाल को देखिए दोस्तों। 1 लाख रुपए का मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपया है आपके पास, यानी इसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 1 लाख रुपए। इस 1 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 12%, और टाइम यहां पर दे रखा है 2 वर्ष। 2 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी पढ़ा था कि SI बराबर होता है R इंटू टी परसेंट के बराबर, यानी SI किसके बराबर होता है? R इंटू टी के बराबर, यानी कि 24% ब्याज हो गया। जो SI है वो 24% के बराबर होगा आपका, यानी आपको सवाल का 24% निकालना है। सवाल में 24% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दीजिए यहां पर, इसका इंटू 24% कर दीजिए इसका। तो मुझे बताइए, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों आप जानते हैं परसेंटेज को उठाएंगे तो बटे में 2 शून्य आएंगे, मतलब बटे में 100 आएगा, और वो 100 से 2 बिंदु कैंसिल हो जाएगी, यानी सवाल का जो उत्तर है वो 24 इंटू 1000, यानी सवाल का उत्तर 24,000 आएगा। सवाल का उत्तर कितना आएगा जी? 24,000 सवाल के आंसर आएंगे दोस्तों। अब मैं यहां पर एक सवाल और करवाता हूं। ये वाला सवाल देखिए आप, इस वाले सवाल का मान बताइए आप जल्दी से, इसका मान क्या है? 1680 की राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.375% है, और ब्याज की दर पर 2 वर्षों का अर्जित ब्याज बताना है, मतलब ऐसा ही हमें बताना है। जबकि हमें दे क्या क्या रखा है वो आप ध्यान से देख लीजिए। हमें एक तो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, कितने का भाई? प्रिंसिपल अमाउंट है 1680 रुपए दे रखा है हमें, 1680 रुपए। और हमें रेट ऑफ जो इंटरेस्ट दे रखी है वो 4.375 दे रखी है, 4.375% दे रखी है। और यहां से टाइम जो है वो हमें 2 वर्ष का दिया गया है, टाइम हमें 2 वर्ष का दिया गया है। तो बताइए, आप कहेंगे सर ब्याज इन दोनों का मल्टीपल होता है, ब्याज इन दोनों का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो आप यहां से इसका मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने से पहले अगर आपको फ्रैक्शन मालूम है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ चीजें होती है कि जैसे इसको इससे मल्टीपल करेंगे आप, तो ये थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा, या इसको ऐसे कह सकते हैं, इसका आप मल्टीपल कर लो, चाहे पहले मल्टीपल कर लो। तो 4.375 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8.75 आएगा, 8.75 जीरो आएगा, यानी 75 लिख लेंगे अपन, ठीक है ना। अरे 375 का डबल कितना होगा आपका? 750 हो जाएगा। तो मैंने 75 लिख दिया, जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी को क्या लिख सकते हैं? 8/3/4%, इसी को 8/3/4% भी लिख सकते हैं आप। तो बस सवाल का आपको ये निकालना है, तो निकाल दीजिए। आपका सवाल में प्रिंसिपल है 1680, और आपको निकालना इसका क्या है? तो 8 चौक 32 और 3 कितने हो जाएंगे? 35। 35/4 परसेंटेज निकालना आपको, 4%। मैंने 4 से सवाल को काट दिया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और एक शून्य है आपके पास। 35 से गुणा करता हूं, जीरो आएगा, 35 दूनों 70 आएगा, 7 बचेंगे। 35 को 4 से के 140, 140 के अंदर में 4 और जोड़ देता हूं, 144 आएगा आपका, ठीक है ना। यहां से फिर से देखते हैं अपन, यहां से इसका निकालना क्या था
कि इसको 2 वर्ष का निकालना है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 7 5 का डबल 75, तो 8 सही 3/4, 8 चौक 32 और 3 35/4 आ गया। परसेंटेज आपको निकालना है। तो मैंने यहां से, अब यहां से क्या किया, तो 35 को इससे किया तो 0 आया, 35 दूनों 70, एक 0 आया, 7 बच गए, 35 चौक 40 और 7 47, सही आपने सही लिखा नहीं मान, यहां पर 14,700 ये वाला आ रहा है। और आप जानते हैं परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएंगे तो ये परसेंटेज 2 जीरो को कैंसिल कर देगी। सवाल के जो उत्तर है वो 147 आएंगे। सवाल के जो उत्तर है वो कितने आएंगे, 147 सवाल के उत्तर आएंगे। तो एक सवाल और करते हैं हम ऐसा ही। सवाल हमारा क्या है, देखिए ये टाइम आपको ऐसा दे रखा है कि आपने धन है ना ब्याज लिया था, वो 22 मई 1993 को आपने किसी से कुछ उधार लिया अमाउंट, और उस अमाउंट को आप 2 अगस्त 1993 तक रखते हैं, जबकि दोनों तिथि शामिल है। इसका मतलब ब्याज 22 मई का भी लगेगा और ब्याज 2 अगस्त का भी लगेगा। अब ये कहता है 12,300 पर 12% की दर से साधारण ब्याज बताओ। अगर ये थोड़ा आपका दशमलव में जाता है तो ये कहता है कि लगभग इसका मान अप्रोक्स में बता देना आप। तो मैं कहता हूं पहले तो मुझे बताओ ब्याज कितने समय के लिए हुआ, तो यहां से यहां तक का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। बोलो 1993 है, 1993 है, वैसे तो ये लीप ईयर है नहीं, आपका ओड ईयर है, ये साधारण वर्ष है। दूसरी बात मई से अगस्त के बीच की हो रही है, तो लीप वर्ष होता तो भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि लीप वर्ष का प्रभाव फरवरी में आता है और किसी महीने में प्रभाव पड़ता नहीं है। तो मुझे बताइए आपका मई का जो महीना होता है, मई का जो महीना होता है वो 31 वाला, 31 डे होते हैं मई के महीने में, 31 दिन होते हैं। तो बताइए 31 में से 22 से काउंट करना है आपको, इसका मतलब पीछे के 21 दिन आपको छोड़ देने हैं। तो बताइए 31 में से 21 दिन छोड़ देंगे तो 10 दिन तो बचेंगे मई के, प्लस आपका मई के बाद में जून आता है, वो पूरा महीने का ब्याज लगेगा, यानी 30 दिन का ब्याज पूरा लगेगा। प्लस अगर 2 अगस्त, मई के बाद में जुलाई आएगा, मई के बाद सॉरी जून के बाद में जुलाई आएगा, जुलाई 31वां महीना होता है, पूरा ब्याज लगेगा। और जुलाई के बाद में अगस्त, और अगस्त में तो 2 तारीख की बात हो रही है तो 2 दिन का ब्याज ही लगेगा। तो मैं कहता हूं इन सब का योग करें अपन, इन सब का योग करें तो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 10 + 30 40, 40 + 31 73 और 2 73 दिन का ब्याज, मतलब आपको 73 दिन का ब्याज निकालना है, 73 डे का ब्याज आपको निकालना है सवाल में। अब आप कहेंगे सर 73 दिन का हम आराम से निकाल सकते हैं, हमारा लीप ईयर तो है नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो आप जानते हैं एक साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो बताइए 73 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है 5 बार, इसका मतलब आपको 73 दिन का ब्याज निकालने का मतलब हुआ 1/5 वर्ष का ब्याज। क्योंकि आप जानते हैं 73 इसका कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका 1/5 है आपका 73, इसका अगर हम 1/5 करेंगे मतलब इसमें अगर हम 5 का भाग देंगे तो 73 आएगा हमारे पास। तो बताइए टाइम हमारे पास 1/5 हो गया। तो अब निकाल लीजिए सवाल। बोलो दर कितनी दे रखी है आपको, 12%, और आपका टाइम कितना है, तो आप कहेंगे सर टाइम हमारे पास 1/5 वर्ष है, 1/5 वर्ष निकाल देंगे। हमें 73 दिन को हमने बदल दिया कि 73 दिन से मतलब होता है 1/5। अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करूं, इन दोनों का मल्टीपल करूं तो मेरे पास ये 12/5 आएगा, यानी इनका मल्टीपल आएगा मेरे पास 12 × 1/5 का मल्टीपल कितना आएगा, 12/5 आएगा मेरे पास, इनका मल्टीपल 12/5 आएगा। तो इसी 12/5 निकालना है 12,300 का, यानी हमारे पास टोटल जो मूलधन है वो 12,300 है, 12,300, और इसका निकालना है आपको 12/5%, 12/5% निकालना है। परसेंटेज ऐसे कैसे रहेगा भाई, परसेंटेज से गुणा हुआ तो ऐसे कैसे, मैं कहता हूं जो गुणा करना है वो कर लीजिए, काटना है वो काट लेंगे। तो मैं 5 से इसको काट लेता हूं, देखो परसेंटेज से मैं काट लेता हूं, 2 जीरो काट लेता हूं। मैं एक बार 12 से गुणा करके बाद में 5 का भाग लगाऊंगा, या मैं ऐसे करता हूं इसको और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो 5 से काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को यहां से 5 से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। मैंने इसको ऐसे कैसे रख लिया, 2 बिंदु मैंने परसेंटेज से काट ली। अब देखो बाहर दोनों 24, 24 को 3 से गुणा किया, 24 72, 7 बच गए,
24 को 2 से क्या 24 दूनी 48 और 7 कितने हो गए 55, 5 बच गए। 24 से हम 24 में 5 जोड़ेंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे 24 और 5 29, ठीक है ना। तो बताइए यहां पर 5 दूनी 10 है तो यहां दशमलव लग जाएगा, यानी सवाल का उत्तर आएगा 295.2 और आपको दहाई तक सन्निकट लगाना था। इसका मतलब आपको 95 का सन्निकट देखना है और ये 95 से बड़ा है और आपको दहाई के रूप में सन्निकट बताना है, मतलब दशमलव यानी दहाई के अंक से लगाना है आपको। तो बताइए 95 से बड़ी राशि किसमें जाएगी 100 में कन्वर्ट होगी, 95 तक की राशि किसमें जाएगी 90 में कन्वर्ट होगी। तो ये तो 95.2 आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब ये अगले में कन्वर्ट होगी। तो आपका 95 किसमें 100 में जाएगा, यानी 300। सवाल का जो उत्तर है वो 300 आएगा। सवाल का उत्तर क्या आएगा भाई 300। एसएससी CHSL में 2023 में ये सवाल पूछा गया था। तो एक ऐसा ही सवाल आप और देखिए। सवाल है 7 फरवरी 22 से 20 अप्रैल 22 तक की अवधि के लिए 2000 का 8.25% से ब्याज निकालना है। तो दोस्तों साल आप यहां से काउंट कर लेना, इसका टाइम भी आपका 73 दिन ही आएगा, टोटल 73 दिन ही है भाई यहां पर भी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं 7 फरवरी है और 2022 है, वो लीप ईयर है नहीं, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है तो आपको पता है फरवरी में दिनों की संख्या 28 होगी, उनमें से 7 से पहले यानी 6 फरवरी का कोई ब्याज लगेगा नहीं, यानी 6 दिन का ब्याज नहीं लगेगा, तो बाकी की 22 दिन का ब्याज तो लगेगा। प्लस आगे बात करें अप्रैल के बाद में मार्च, सॉरी फरवरी के बाद में मार्च आता है, तो मार्च पूरे 30 दिन का होगा और यहां से 20 दिन का, तो ऐसे सारा मिला के 73 दिन ही बनेगा आपका, टोटल 73 दिन का ब्याज ही आएगा। तो 73 दिन का ब्याज, इसका मतलब आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ये आपका 1/5 वर है, 1/5 ईयर है, ये एक साल का 1/5वां भाग है ये। तो निकाल दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई 8.25 है। तो बताइए एसआई किसके समानुपाती होगा, तो आप कहेंगे सर 8.25 को 1 इससे गुणा कर लीजिए। तो यहां 8.25 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, आपका 8 सही 1/4 लिख सकता हूं, 8 सही 1/4, इससे भी मैं 8 सही 1/4% लिख सकता हूं भाई, यानी 8 चौक 32 और 33/4, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 33/4 इंटू समय 1/5 और ये परसेंटेज रहेगा, इसका मतलब ये आपका 33/20 आ गया। तो निकाल दीजिए धनराशि कितनी है 2000। हमें 2000 का क्या निकालना है, 2000 का हमें 33/20% निकालना है, 33/20% निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कहूंगा 20 से 20 कंप्लीट कट गया, 2 जीरो आपकी परसेंटेज से कट गया, सवाल का उत्तर ही 33 आएगा। सवाल का उत्तर ही कितना आएगा भाई 33 आ जाएगा। तो आपको ऐसे दशमलव में नहीं चलना है, थोड़ा सा फ्रिक्शन दिमाग लगाइए। 8.25 को हम 8 से 1/4, तो 8 चौक 32 और 1 33, 33/4 लिख सकते हैं और इंटू टी, क्योंकि ऐसा ही प्रोपोर्शनल होता है आर इंटू टी के। तो बताओ आर इंटू टी किया मैंने तो ये 33/20 आ गया। तो हम इसका 33/20 गुणा कर रहे हैं, परसेंटेज से 2 जीरो काट दिए, 20 से 20 काट दिया, सवाल का उत्तर 33 आएगा। आगे चलते हैं, फिर से देखो 73 दिन का ब्याज ही पूछ रहे हैं और नॉन लीप ईयर है आपका। नॉन लीप ईयर है तो 73 दिन का मतलब वही हुआ आपका 1/5 ईयर, 1/5 ईयर हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका सवाल वही तरीके से होगा, आपका वैसे ही सवाल करना है। बोलो रेट आपका एसआई किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप कहेंगे एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी। तो 16 को 1/5 से गुणा करेंगे 16/5 आएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर 16/5 आएगा। अगर हम 16 को 1/5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 16/5 आएगा। तो निकाल दीजिए सवाल का उत्तर। मूलधन 48,750 है, मूलधन 48,750 है और इसका हमें बताना है 16/5%, 16/5% बताना है। तो मैं कहूंगा यहां से कि मैं 5 से इसमें भाग देता हूं, तो 5 नाम 45, 3 बच गए, 5 संते 35, 2 बच गए, 55 25 और 1 जीरो बच रहा है, ऐसे कैसे, ये आपका इतना आ गया। और अब हम 16 से गुणा करके परसेंटेज से 2 बिंदु उठा देंगे, देखो जीरो ऐसे कैसे, 16 इंटू 5 80 होता है, तो मैंने 80 का शून्य लगा दिया, 8 बचा लिए। 16 इंटू 7 112 होते हैं, 112 में 8 जोड़े तो 120 हो जाते हैं, 12 बच गए हमारे पास। 16 नामा कितना होता है
144, 144 में 12 और जोड़ दीजिए तो 156 हो गए। और मैं कहता हूं इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 जीरो भी हटेगी। सवाल का उत्तर 1560 आएगा। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी? 1560 सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला अच्छा सवाल देखो, ये एनटीपीसी में रेलवे ऐसे सवाल पूछ रहा है। रेलवे में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि 4 साल के लिए 2000 की राशि, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 1 पैसा प्रति रुपया, और वो भी प्रति माह है। इसका मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वन मासिक 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों ये। तो चलते हैं हम वापिस इस सवाल को समझने में एक बार। मैं कहता हूं कि यहां जो आपको बताया है 1 पैसा प्रति रुपया जो आपको बताया है, ये इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1 पैसा प्रति का मतलब बटे रुपया का मतलब 100 पैसा। रुपया का मतलब क्या होता है? 100 पैसा। क्योंकि अगर ये क्वांटिटी आपकी पैसे में है ना, तो फिर रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो 1 रुपए में पैसों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। और 1/100 है, अगर आप परसेंटेज में चाहो तो इंटू 100 कर दीजिए, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1% आ गया। लेकिन ये कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है? मासिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मासिक। यानी आपकी आर है वो 1% मासिक है। तो बताइए वार्षिक कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसको 12 से गुणा कर दीजिए। 1 को 12 से गुणा करेंगे 12% आएगी, और ये 12% आपकी वार्षिक हो जाएगी। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो बताइए एसआई कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एसआई समानुपाती होता है किसके? एसआई समानुपाती होता है रेट इनटू टाइम के। तो बताइए 12 चौके 48%, यानी हमारे पास जो एसआई आएगा यानी ब्याज आएगा वो 48% आएगा। तो बताइए धनराशि कितनी है? 2000। तो आप निकाल दीजिए 2000 रुपए का 48% निकाल दीजिए। 2000 रुपए का 48%, बोलो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 2 को 48 से गुणा करेंगे 96 और 1 जीरो लग जाएगा। सवाल का उत्तर 960 आएगा। 96 के आगे जीरो लगा देंगे यानी 960 सवाल का उत्तर आएगा। तो बड़ा आसान सवाल है, केवल आपको दर को चेंज करना आता है। अब अपने भी चलता है गांव में 2 रुपया सैकड़ा, अपने गांव हो शहर हो, साहूकार का जो ब्याज है वो 2 रुपए सैकड़ा चलता है। 2 रुपए सैकड़ा का मतलब क्या होता है कि 2 रुपए प्रति सैकड़ा, सैकड़े का मतलब होता है 100 रुपए। इसे भी रुपए में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 100, और प्रति का मतलब बटा है तो 2/100, और इंटू 100 करेंगे तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 2% निकल के आती है। तो आपका जो 2 रुपए सैकड़ा है ना, उसका मतलब 2% मासिक होता है। वार्षिक बार दोनों 24% होता है। आपका 2 रुपया सैकड़ा है ना, वो आपका क्या है? 2 रुपया सैकड़ा वार्षिक 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होता है आपका। यानी कि हमसे कोई 2 रुपया सैकड़ा से ब्याज ले रहा है, इसका मतलब वो 24% दर हमसे लगा के पैसा ले रहा है। ठीक है ना दोस्तों? आगे चलते हैं सवाल में। सवाल फिर से एक ऐसा ही सवाल एनटीपीसी में आया 2021 में। 5 पैसे प्रति रुपए और प्रति माह का ब्याज, 5 पैसे 1 रुपए पर लग रहा है और प्रति माह की रेट है ये। तो बताइए हम यहां से फिर से रुपए को चेंज करेंगे किसमें? पैसे में चेंज करेंगे, पैसे में। तो बताइए 5 पैसा कितने का ब्याज है भाई? 1 रुपए का। 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसा। तो इंटू 100 करेंगे, सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%। लेकिन ये 5% मासिक है, इसे 12 से मल्टीपल करेंगे तब वार्षिक आएगी आपकी, तो ये 60% आएगी। लेकिन आपको वार्षिक बदलना ही नहीं है, क्योंकि इसने ब्याज ही केवल 6 महीने का पूछा है, केवल 6 महीने का ब्याज पूछा है आपको दोस्तों। तो यहां हमें है ना इसको 12 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं आपको। ये मासिक रेट है, तो बताइए एसआई किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर इंटू टी। आपकी 1 महीने की दर है 5, तो 6 महीने से गुणा कर दो तो 5 इंटू 6 30% आएगा भाई। 5 इंटू 5% को 6 महीने से गुणा कर दो, क्योंकि ये दर आपकी मासिक है और ये टाइम भी आपका मासिक है, तो टाइम सेम होता है तो गुणा कर सकते हैं। तो 5 6 30% निकाल दो बेटा, 10,000 का 30%। सवाल में मूलधन आपको 10,000 दे रखा है, जिसका आपको 30% निकालना है। तो बताइए परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे
और 1000 को 3 से गुणा करेंगे, 3000 सवाल के उत्तर होंगे, 3000 सवाल के आंसर आ जाएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं हम। ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। तो आप, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चीजें, कि ब्याज जब भी निकालना है तो आर इंटू टी कर लिया करो बस। आर इंटू टी करेंगे, जो भी आपका परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज आपको निकालना है दिए गए मूलधन का। यानी कि आपका सवाल ही परसेंटेज का है। ये साधारण ब्याज क्या है, परसेंटेज का सवाल आ रहा आपका। चलते हैं अगली टाइप। हमसे मूलधन पूछ ले या मिश्रधन पूछ ले, मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, हमें टाइम भी दिया जाएगा और हमें एसआई भी दिया जाएगा। यानी हमें आर दिया जा रहा है, हमें एसआई दिया जा रहा है, हमें टाइम दिया जा रहा है। ये तीनों चीज आपको गिवन है, ये तीनों आपको क्या है, गिवन है, ये आपको दी गई है भाई। और आपसे पूछा जाएगा, या तो प्रिंसिपल पूछा जाएगा, ठीक है, या टोटल अमाउंट पूछा जाएगा, टोटल अमाउंट पूछा जाएगा आपके, या तो मूलधन पूछा जाएगा या मिश्रधन आपसे पूछा जाएगा, जबकि आर एस आई और टी आपको दिया जाएगा सवाल में। तो चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल वही हमारा मेथड रहेगा। परसेंटेज हमारे पास है, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे। तो सवाल को देखते हैं। सवाल है एक निश्चित धनराशि को 6% की दर से 8 वर्षों के बाद में उसका जो साधारण ब्याज मिला ना भाई एसआई, वो आपको 4041.6 मिला। तो ये कहता है वह धनराशि कितनी थी, वो धनराशि आप बताइए। तो मैं कहता हूं हमारा जो ब्याज होता है एसआई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप कहेंगे सर एसआई प्रोपोर्शनल होता है आर इंटू टी के। आर इंटू टी के, तो बताओ 6 इंटू 8 कितना होगा, 48% के बराबर है ये आपका एसआई। और हमें जो एसआई दे रखा है वो 4041.6 के बराबर दे रखा है। तो कर दीजिए बराबर, इनको आपस में दोनों को बराबर कर दीजिए, सवाल का उत्तर आएगा 48% की बराबरी कर देंगे आप। 48% बराबर कर देंगे 4041.6, या पूरा 60 लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सुनने का कोई महत्व होता नहीं है वैसे, तो न लगाओ तो ठीक रहेगा, इसको मत लगाओ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है इसका। जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, नहीं जरूरत है तो हम नहीं लगाएंगे इसको। अब यहां देखो, इसमें मैं कहता हूं हमें चाहिए धनराशि, हमें धनराशि चाहिए, इसका मतलब, और मूलधन क्या होता है 100% होता है। आपका जो भी राशि होता है वो 100 होता है। अगर आप उस पर ब्याज लेंगे तो 100 से ऊपर चली जाएगी वो, तो वो आपका मिश्रधन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका ब्याज निकालना, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कहता हूं जिससे कट रहा है उससे काट दीजिए आप एक बार इसको। क्या इसमें देखो 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 4 कितने हो गए आपके 15, 15 3 से डिविजिबल है। अंत में सम आ रहा है 4, 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से भी, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा ये वाला, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, 2 से है, 3 से है, 4 से भी डिविजिबल है, तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा। तो मैं सीधा 12 से काट रहा हूं, 12 चौके 48, 4% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी। तो मैं इसको 12 से काटता हूं, 12 दिए 36, 4 बचेंगे, 44 हो गया, फिर 12 दिए 36, ठीक है, यहां 8 बच गए, तो 12 नामा वो 12 छिके 72, 12 छिके 72 हो गया। तो आपके पास कितने बचे, 9 बच गए, तो 12 अंटे 96 यानी 0.8 आ गया आपका। तो बताइए इससे 100% बनाने के लिए किससे मल्टीपल कर दिया जाए। अगर आपको मूलधन चाहिए तो इसको 25 से गुणा कर दो, तो ये 25 चौक 100 हो जाएगा। तो इससे 25 से मल्टीपल करते ही सवाल के उत्तर आ जाएंगे। 25 अंटे 200 होता है, एक शून्य लगा दिया, 20 बच गए, 25 छिके 150 होता है, 150 में 20 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 150 और 20 कितना हो जाएगा 170। तो आपका बचेगा 0 आ जाएगा और 7 बचेगा, 17 बचेंगे। 25 थी 75, 75 में आप 17 जोड़ देंगे 92 हो जाएंगे, यानी 2 आ जाएगा, 9 आपके बचेंगे। 25 थी 75, 75 में 9 और जोड़ दो आप, तो 84 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई 84। और आप जानते हैं एक अंक पर दशमलव है तो यहां दशमलव लग जाएगा, इसका मतलब इस शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सवाल का उत्तर आएगा 8420। ए ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। ए ऑप्शन सवाल का क्या होगा,
उत्तर होगा। तो यहां से बस केवल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। एमटीएस 2024 में सवाल पूछा गया था। ये फिर से देखिए, 1,000 रुपए को 12.5% पर निवेश किया गया था साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो मिश्र धन निकालना है इसका कि मिश्र धन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एसआई बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे एसआई प्रोपोर्शनल होता है आर इंटू टी के। आर 12.5 है, समय 2 है, तो बताओ 12.5 को 2 से गुणा करेंगे 25%, यानी आपको 25% ब्याज के रूप में मिलेगा। तो निकाल दीजिए आप। आपको 1,000 रुपए मूलधन कितना दे रखा है? 1,000 रुपए दे रखा है, ठीक है दोस्तों, इनटू, ठीक है, मिश्र धन बताना है। तो आप कहेंगे सर 100% मूलधन होता है, 25% ब्याज है, तो आप इसका 125% निकाल दीजिए। 125%, बोलो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। सवाल का उत्तर 125 इंटू 10 1250। सवाल के उत्तर कितने आएंगे दोस्तों? 1250 सवाल के उत्तर आ जाएंगे। एमटीएस में 2019 में सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखिए, एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 14% से 7 वर्ष में इतना हो जाता है। इसका मतलब ये आपका टोटल मिश्र धन है, ये आपका मिश्र धन है भाई, ठीक है ना। मिश्र धन आपका हो गया 27,720 हो जाता है। तो ये कहता है वो राशि बताइए, वो अमाउंट क्या था। तो फिर से मैं तो वही कहूंगा कि एसआई क्या होता है। तो आप कहेंगे सर एसआई प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर इंटू टी के। तो बताइए 14 इंटू 7 कितना होता है? 98। 98% एसआई हो गया आपका। 98% क्या हो गया? एसआई हो गया, ठीक है ना। अब आपको कोई कहे कि ये आपका मिश्र धन है, इसका मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ना पड़ेगा। तो मूलधन कितना है? 100%। 100% में 98 और जोड़ दो आप। 100% में 98 और जोड़ दो, तो बताइए 198% हो गया क्या? और ये आपका टोटल क्या हो गया? मिश्र धन, जो बराबर है आपका 27,720 के बराबर है। 27,720 के बराबर है दोस्तों। तो अब यहां से आप सवाल को काट के छोटा कर सकते हो। अब सवाल को हम क्या कर सकते हैं? काट के बिल्कुल छोटा कर सकते हैं यहां से। तो मैं कहता हूं इसको काट लीजिए। जैसे हम इसको, अगर यहां से हम इसको काटे तो ये कितने से कर सकता है? 96 से कट सकता है कि 198 का देके देख लो ना एक बार, इससे पूरा पूरा कट ही जाएगा। 198 से काट दो इसको, तो 1 टाइम चला गया और आपके पास 77 और 2 यहां से 79 बच गया और आगे 2 है, तो इसका भाग कितनी बार जाएगा? तो 19 चौक 76, 4 बार चला जाएगा, तो ये 140 बार कटेगा भाई। टोटल 140 बार कटेगा। 140 बार कटेगा तो मूलधन कितना होगा? तो मूलधन निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बताइए 14,000 सवाल के उत्तर आएंगे। डी ऑप्शन सवाल का उत्तर क्या आएगा? 14,000 आएगा सवाल का राइट आंसर। अगला सवाल देखो दोस्तों, हमें ब्याज की दर दे रखी है 8.33% और समय 3 वर्ष के अंत में इतने रुपए का परिपक्वता मूल्य लगभग क्या होगा? कि ये आपका क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना। कि 7616 रुपए का परिपक्वता मूल्य लगभग क्या होगा? और परिपक्वता मूल्य का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यूज। और मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है आपका मिश्र धन। क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन, यानी कि आपको सवाल में मिश्र धन निकालना है। अब मैं देखो यहां से पहले वो लिख ले कि एसआई क्या होता है। तो आप कहेंगे सर एसआई प्रोपोर्शनल होता है रेट इनटू टाइम के। अब बताओ ये रेट 8.33 आ रही है, मतलब 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिख लूं सीधा सीधा, ठीक है ना। मैं इसको फ्रैक्शन में ही लिख लेता हूं। 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/12 होता है। तो परसेंटेज हट गया इसका। अब परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये 8 सही 1/3 होता है और 8 सही 1/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में 1/12 बोलते हैं, तो 1/12 लिख दिया। टाइम कितना है? इंटू 3। तो मैं इंटू 3 करूंगा तो बताइए एसआई कितना आया मेरे पास? 1/4 आया। एसआई मेरे पास 1/4 आ गया। मतलब अगर इसका मूलधन 4 है तो एसआई 1 रुपया होगा। एसआई कितना होगा?
1 रुपया। तो बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 4 + 1 5 रुपए के बराबर हो जाएगा। ऐसा ही मूलधन कितना हो जाएगा, 5 रुपए के बराबर। बोलो ये मूलधन है ना आपका, ये किसके बराबर है, इस 4 के बराबर है। तो 4 यूनिट आपको दे रखा है 7616 के बराबर। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो 4 एकम 4, 3 बच गए, 8 चौक 32, 2 बच गए, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 1854 आ गया। और आपको निकालना है परिपक्वता मूल्य यानी मिश्र धन। तो 4 + 1 कितना आएगा, 5। 5 से सवाल को मल्टीपल कर दीजिए, 5 चौके 20, पचम 25 और 2 27, 18 5 90 और 2 कितने हो जाएंगे, 92। सवाल का उत्तर आएगा 92 70 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हमें मूलधन दे रखा था, हमने, आप चाहो तो 8.33 रख लो, 3 से गुणा कर लो, ये 24.99 आ जाएगा आपका। 8 थी 24 और 24.99% को है ना थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पिछले प्रश्न में 198 किया था, वहां 98 एग्जैक्ट आ रहा था, इसलिए ज्यादा आसान था, तो हमने वो कर लिया, उसका फ्रैक्शन नहीं बनाया। लेकिन 8.33 का हम फ्रैक्शन डायरेक्टली जानते हैं 1/12, तो हम सीधा 1/12 ही लिखेंगे, इंटू 3 करेंगे तो आपका 1/4। 25% ब्याज मिला है इसके ऊपर, और 25% ब्याज और 100% मूलधन, तो 125% की वैल्यू निकालनी थी यहां पर सवाल में। चलिए अगला सवाल देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20% से उधार दी गई, 4 वर्ष में 5400 हो जाती है। तो ये देखो आपका, ये मिश्र धन दे दिया आपको, ये आपका ए है मिश्र धन, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको धनराशि पूछी यानी मूलधन पूछ रहा है, तो वही बात आ गई, एसआई किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे एसआई प्रोपोर्शनल होता है आर इंटू टी के। तो बताओ 20 चौक 80%, और आप जानते हैं बेटा 80% को फ्रैक्शन में 4/5 पढ़ा जाता है, 4/5 लिखा जा सकता है। जिसका हम फ्रैक्शन जानते हैं उसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे हम डायरेक्टली, क्योंकि वो आसान हो जाएगा यार, उतना आसान है जितना आसान हो जाएगा। अब 5400 हो जाती है, तो मैं कहूंगा यहां प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल 5 है, और उसमें 4 रुपए ऐसा ही जुड़ जाएगा, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, और 9 यूनिट की वैल्यू आपको 5400 दे रखी है। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 5400 दे रखी है, तो 9 6 54 यानी 600 बार कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो मूलधन चाहिए तो 5 से गुणा कर लीजिए, तो 6 5 3 यानी कि 3000 सवाल का उत्तर आएगा। सवाल का जो उत्तर आएगा वो 3000 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं 80% 4/5 होता है, मतलब 5 रुपए पर 4 रुपया ब्याज। तो 5 + 4 कितना हुआ, 9, और 9 से 5400 600 बार कट गया, 600 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 3000 सवाल का उत्तर आएगा। अब चलते हैं हम एक अलग टाइप में, जिसमें कोई भी धन होता है वो टी टाइम के बाद स्वयं का n गुना हो जाता है। स्वयं का क्या हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है। तो बताइए उसमें आपको क्या पूछेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि कोई धन आपका P है, ठीक है ना, और वो टी टाइम के बाद स्वयं का n गुना यानी n गुणा P हो जाता है, n गुणा P हो जाता है। ये कहता है कि टी टाइम के बाद में कोई धन P था, वो स्वयं का क्या हो गया, n गुणा हो गया, तो n इंटू P हो गया। तो मुझे बताओ बीच का अंतर कितना आया, तो आप कहेंगे सर NP में से P को घटा देंगे अपन, NP में से P को घटाएंगे, यानी NP में से P को घटा देंगे, ये ब्याज आएगा, तो P कॉमन आ गया, n-1 बचेगा, तो ये हमारा ब्याज आ गया। तो ये हो गया P n-1, ये आपका ब्याज हो गया, ये ब्याज के रूप में आ गया। तो मुझे बताइए, अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI गुणा 100, ये वाला फॉर्मूला था हमारा कि R बराबर होता है SI गुणा 100 बटे P इंटू टी, यही तो होता है आपका P इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो रख लीजिए SI कितना है, तो ये रहा SI P n-1 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है P इंटू समय कितना है T,
तो आप कहेंगे सर पी से पी कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक अलग फॉर्मूला जो आपको कई बुक्स में मिल जाएगा, n-1/t इंटू 100। ठीक है, सवाल का उत्तर होता है। मतलब आप यहां से सवाल का सीधा उत्तर दे सकते हैं, n में से 1 घटा के t का क्या लगा दो भाग और इंटू 100 कर दो, सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले बेस्ड पर हम सवाल को करेंगे। तो चलते हैं, आपको याद नहीं भी है तो मैं अभी सवाल कराऊंगा, वहां पर हम आराम से कर लेंगे, तो सवाल आराम से होते चले जाएंगे। पहला सवाल देखिए, कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? तो बताओ कितना गुना बता रहा है, यहां 3 गुना की बात कर रहा है, 3 गुनी होने की बात कर रहा है। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई। तो अब सवाल का उत्तर देना है, तो क्या करना, n में से 1 कम करके t का भाग लगा के इंटू 100 करना है। तो बताइए 3 में से 1 कम करेंगे 2 में 16 का भाग लगा के इंटू 100 करेंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप इसको समझिए, आप चीजों को रटिए मत ज्यादा, ठीक है। ऐसे बोलो आप, 1 रुपया राशि मान लो, राशि क्या मान लो, 1 रुपया, और ये 1 रुपए की राशि स्वयं की 3 गुना हो गई, मतलब 3 रुपया हो गई। कितने रुपया हो गई भाई, 3 रुपया हो गई। 1 रुपये मैंने धन मान लिया, इसने बोला कि कोई धनराशि थी जो 16 वर्ष में क्या हो गई, 3 गुनी हो गई, तो मैंने वो धनराशि 1 रुपया मान लिया, तो 1 रुपये से बढ़कर कितनी हो गई, 3 रुपया हो गई। तो कितने साल में, तो आप कहेंगे सर 16 साल में ऐसा हुआ, 16 वर्ष में 3 गुना हो गई। इसका मतलब ब्याज के रूप में क्या मिला, 2 रुपया। मिश्र धन में से मूलधन घटा दो तो बीच का अंतर आ जाएगा आपका, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। तो अब आप यहां से सीधा फॉर्मूला लगा के उत्तर बता सकते हो। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ब्याज गुणा 100, ब्याज 2 रुपए है, इंटू 100 बटे p इंटू टी, मतलब इन दोनों का मल्टीपल, तो 1 इंटू 16, 1 इंटू 16। बताओ 2 का भाग 16 में 8 बार चला गया, और आप जानते हैं 1/8 जब भी आता है 12.5% आता है, या 8 का भाग 100 में लगाएंगे 12.5%, सवाल का उत्तर आएगा। तो सवाल का उत्तर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वहां से भी कर सकते हो। 3 गुना हो गया तो आप ये भी लगा सकते हो, n-1/t इंटू 100, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो 3 गुना में से 1 कम करेंगे 2, टाइम आपके पास 16 है और इंटू में 100 है, तो सवाल का उत्तर आ गया। 2 से 8 बार कटेगा और 8 का भाग देंगे 100 में, तो वही 12.5% आपका आएगा। तो आपको पता है ये तो लिखना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 का भाग दे या न दे, गुणा करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधा वही तो आ गया ना आपका, कि इन दोनों के अंतर में टाइम का भाग लगा के इंटू 100 कर दिया, सवाल का उत्तर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या है, वो वाला बेटर है मानते हैं, लेकिन कई बार यहां पर ऐसा आएगा कि 5/7 गुना हो जाता है, 6/9 गुना हो जाता है, 10/11 गुना हो जाता है। उस समय ये n-1 निकालने में समस्या आएगी थोड़ी सी। लो ये आप तरीका समझिए, ये बहुत बेहतरीन तरीका है, अच्छा तरीका है आपका। तो अगला सवाल समझते हैं इससे रिलेटेड। अगला सवाल है, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? तो सवाल को फिर से हम उसी मेथड से करने वाले हैं। सवाल में कहा कि 1 रुपए की धनराशि मान लो और ये आपकी दोगुनी हो जाती है, यानी 2 रुपए हो जाती है। 1 रुपए की धनराशि दोगुनी, दोगुनी बता रहा है इसने, दोगुनी हो गई बस। कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे सवाल में 10 वर्ष में, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है भाई। तो मुझे बताइए 2 का और 1 का अंतर कितना, 1 रुपया, तो ये ब्याज हो गया। तो निकाल लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम, तो 10 एकम 10। तो बताइए 1 जीरो कट गया, सवाल का उत्तर भी 10% आ गया। सवाल का उत्तर भी 10% आ गया, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ग्रुप डी में 2022 में सवाल पूछा गया था। अच्छा एग्जाम्पल है, इस सवाल को देखो, यदि कोई राशि 12.5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? साधारण ब्याज की दर बतानी है, तो मुझे बताओ, वही मैं तो वैसे ही करूंगा इसको। ये बताओ धन कितना था, 1 रुपए की राशि है, वो आपकी क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, मतलब 3 रुपए हो जाती है।
कितने समय में भाई? 12.5 वर्ष में। तो मैं 12.5 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 12.5 वर्ष में। तो बताओ 3 में से गया तो 2 रुपए ब्याज के रूप में हो गए, 2 रुपए प्लस करेंगे तब 3 आएगा। तो बताइए रेट बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ब्याज 2 रुपए है इंटू 100 आएगा और बट्टे में आएगा आपका मूलधन इंटू टाइम। तो बताओ 12.5 को 1 से गुणा करेंगे 12.5 ही आएगा। यहां मैं एक शून्य लगा दूंगा तो ये दशमलव में हट जाएगा। और अब भाग लगा लो, 125 का भाग 1000 में 8 बार जाता है तो सवाल का उत्तर 8 दूनी 16%। 16% सवाल का राइट आंसर होगा। सवाल के उत्तर होंगे 16%। सवाल का उत्तर क्या होगा भाई? 16% सवाल का उत्तर होगा। 2021 में सवाल पूछा गया। अगला सवाल आया, 5 वर्षों में अक्स की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। अब मैंने कहा था ना कि ऐसा आ जाएगा तब हमारा n-1 वाले तरीके में थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में। यहां अपना बेटर तरीका है, इसी तरीके से हम करते चलेंगे सवालों को। समझना, ये कहता है कौन भाई साधारण ब्याज किसका? मूलधन का। इसका मतलब ब्याज का कंपैरिजन किस पर हुआ? मूलधन पर। तो इसका मतलब नीचे की राशि मूलधन है। 2/5 में 5 क्या है? मूलधन। तो मैंने मूलधन 5 रुपया मान लिया और ब्याज कितना है? 2 रुपया है, क्योंकि देखो यहां साधारण ब्याज बताया था। साधारण ब्याज मूलधन का क्या है? 2/5। मतलब मूलधन 5 है तो ब्याज आपका 2 रुपया है। तो बताइए 5 और 2 7 हो गया ना। यहां पर सवाल वही बन गया आपका, 5 रुपए मूलधन 2 रुपए ब्याज मिश्रधन 7 रुपया। कितने साल में? 5 वर्ष में बनाइए। 5 वर्ष का सवाल है आपका। तो बस अब आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी? तो आप कहेंगे सर ब्याज 2 रुपया है इंटू 100 करना पड़ेगा और बट्टे में आता है P इंटू टी, यानी P और T का मल्टीपल। 5 25। बोलो 25 का भाग कितनी बार? 4 बार। सवाल का उत्तर आएगा 4 दूनी 8%। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी? 8% सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो ये तरीका बेहतरीन तरीका होने वाला है। यहां साधारण ब्याज बताया मूलधन का, अगर यहां मिश्रधन बताना ना मूलधन का तो हम इसको उठा के सीधा मिश्रधन की जगह रखते और ब्याज की जगह बोला है तो ब्याज की जगह। पोजीशन का ध्यान रखना, कहां वैल्यू रखी जाएगी, बस वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर से सवाल उसी तरीके का रिपीट हुआ है। 20 वर्ष में कौन भाई साधारण ब्याज, उस राशि का कितना है? 3/5। राशि मतलब मूलधन, मूलधन का 3/5। तो फिर से आपका 5 क्या? मूलधन। 5 आपका मूलधन और ब्याज कितना? 3 रुपया ब्याज। 3 रुपए ब्याज। इसका मतलब मिश्रधन 5 + 3 क्या था? 8 हो गया। मिश्रधन कितना हो गया जी? 8 रुपए था। कितने साल का है? 20 वर्ष का। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होता है टाइम 3 गुणा समय 100, वो सॉरी गुणा 100 आता है, बटे मूलधन इंटू समय। तो 20 इंटू 5 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल। सवाल का उत्तर ही 3% आएगा। सवाल का उत्तर ही 3% आएगा, क्योंकि 5 गुणा 20 भी तो 100 ही होता है। ये मूलधन है और ये आपका टाइम है। बोलो मूलधन इंटू टाइम ही P इंटू टी का ही तो भाग लगाते हैं अपन। तो 20 इंटू 5 100 का भाग लगाया, जो 100 से 100 कट गया। सवाल 2023 में MTS में आ चुका। फिर से देखो समझना आगे। साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का 13/8 गुना हो गया। अब की बात ब्याज नहीं, कोई धन अपने आप का स्वयं का 13/5 गुना हो गया। इसका मतलब आप रखो धन कितना था? 8 रुपए था। मतलब मूलधन 8 रुपए था, जो क्या हो गया? 13 रुपए हो गया। यानी अब की बार 13 यहां नहीं रखना है, यहां रखना है। कोई धनराशि है, देखो कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 13/8, मतलब पहले 8 थी जो 13 हो जाती है। तो बताइए अंतर कितना? 5। इसका मतलब ब्याज 5 रुपए है। समय कितना है? 10 वर्ष। तो टाइम आपके पास 10 वर्ष है। तो बताइए आर कितनी आएगी? तो आप कहेंगे सर आर बराबर क्या होता है?
आर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, तो 5 गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, तो 8 इंटू 10 कितना आएगा 80। एक जीरो काट दिया मैंने, इसको 2 से काटूंगा 5 बार, इसको 2 से काटूंगा 4 बार। बोलो 25 में 4 का भाग देंगे 6.25 सवाल के उत्तर आएंगे। उत्तर कितना आएगा भाई 6.25 सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये लेवल आपका 5 में आया था, रेलवे लेवल 5 में पूछा गया था, 2022 में सवाल आया था। अब हम चलते हैं आगे, कर लोगे ना वैसे वाले सवाल सब आप, तो आराम से वो सवाल समाप्त कर सकते हो। अब हम चलते हैं इन टाइप्स में। कोई धन T1 समय में N1 गुणा हो जाता है, तो उसे N2 गुणा होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, जैसे सवाल ऐसा आ गया कि कोई धन आपका है वो 10 वर्ष में 3 गुणा हो जाता है। 10 वर्ष में कितना हो जाता है 3 गुणा। तो बताइए उसी दर से वही धन कितने वर्षों में 15 गुणा हो जाएगा। तो हमें 15 गुणा होने का टाइम बताना है। 3 गुना होने का टाइम आपको दे रखा है कि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, लेकिन आपको 15 गुना होने का टाइम पूछ रहा है, या टाइम देके गुना पूछ ले कि कितना गुना हो जाएगा इतने टाइम में। तो देखिए दोस्तों एक बार समझिए, मैंने मान लो कोई धन मान लिया P, और ये P आपका है ना T टाइम के बाद यानी T1 टाइम के बाद में N1 गुना हो जाता है, यानी N1 इंटू P आ जाता है, N1 P आ जाता है। और कुछ समय बाद में यानी T2 टाइम के बाद में ये हो जाता है आपका N2 गुणा P, N2 गुणा P हो जाता है, N2 गुणा P हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा यहां से कि आपको टाइम निकालना है। जैसे ये तो आपको टाइम तो निकालना है ना, टाइम तो निकालना है, इसका टाइम निकालना है। तो मुझे बताओ इन दोनों का अंतर क्या आया। तो आप कहेंगे सर इसमें से ये घटाएंगे तो P कॉमन ले लेंगे और N-1 इसका अंतर आएगा। ठीक है, इसमें से N1 माइनस 1 इसका उत्तर आएगा। इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो P कॉमन ले लूंगा और N2 माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये इसका ब्याज आएगा। अब आप एक चीज देखो कि P तो कांस्टेंट है, तो P से P तो उड़ा दो यहां से। इसका मतलब N1 माइनस ये वाला इतना गुना होता है T1 समय में, तो इतना गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से फॉर्मूला भी बन सकता है। दूसरी चीज यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि इसको इससे मल्टीपल करके और इसका भाग लगा देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको क्या करना है, एक चीज समझनी है। ऐसा ही किसके बराबर होता है, टाइम किसके बराबर होता है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि आपका SI का फॉर्मूला होता है PRT, और परसेंटेज लगा दूं मैं, बट्टा 100 लगा के परसेंटेज लगा दूं। बताओ सवाल में क्या है, कोई धन, इसका मतलब धन कांस्टेंट, तो धन को कांस्टेंट रखा है, छोड़ दो। रेट को भी कांस्टेंट रखा है, उसी दर से कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। फिर मैंने बोला उसी दर से वही धन, मतलब ना तो धन चेंज किया ना दर चेंज की, तो दोनों ही कांस्टेंट है। इसका मतलब SI प्रोपोर्शनल हो जाएगा T के। SI प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, T के। जो अनुपात समय का होगा वही अनुपात ब्याज का होगा, जो अनुपात ब्याज का होगा वही अनुपात आपके समय का होगा। तो बस सवाल आराम से हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैं एक सवाल करके बताता हूं कि कोई धन, जो मैंने 1 रुपया मान लिया, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में, मान लो 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो मैंने यहां 3 लिख दिया, भाई 3 गुना हो गया। तो बताइए ये उसी दर से कितने समय में 9 गुना हो जाएगा, कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। तो आपको समय पूछा है 9 गुना होने का, 3 गुना होने का समय 8 वर्ष दे रखा है आपको। जैसे N1 गुना होने का समय T1 दे रखा है, अब 9 गुना होने का समय यानी T2 आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे कहो ना सर 3 में से 1 घटाएंगे 2 रुपया ब्याज, 9 में से 1 घटाएंगे 8 रुपया ब्याज। तो बताइए ब्याज का अनुपात क्या आया, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1 अनुपात 4 आया।
तो समय का भी ऐसा ही आएगा 1:4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 चौक 32, यानी 32 वर्ष का टाइम आ जाएगा। जो रेशियो टाइम का होगा वही एसआई का होगा, जो एसआई का होगा वही आपका टाइम होगा। दोनों समान रेशियो में, जब आपका क्या हो, मूलधन और दर में कोई चेंजमेंट ना हो। तो सवाल देखिए इसके ऊपर 2023 में सवाल आ गया, ये टियर सेकंड में आपका, धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो बताओ उसी दर से, देखो दर को चेंज नहीं किया, उसी दर से, ठीक है, वह कितने समय में, वह मतलब आपका पुराना वाला धन कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि सर मान लीजिए धन है आपका 1 रुपया, और ये 1 रुपया है ना, ये आपका 4 वर्ष में क्या हो जाता है, स्वयं का 2 गुना, तो 2 रुपए हो गया। अब ये कहता है ये कितने समय में 7 गुना हो जाएगा। तो मुझे बताइए बेटा, 2 के और 1 के बीच में अंतर कितने का, 1 रुपए का। 7 के और 1 के बीच में अंतर कितने का, 6 रुपए का। तो बताओ ब्याज का रेशियो क्या है, 1:6, या आप कह सकते हैं ब्याज 6 गुना हो गया, तो समय भी 6 गुना होगा। तो 6 चौक 24 वर्ष, सवाल का उत्तर 24 वर्ष आएगा। अगर आपका ब्याज पहले से 6 गुना हो गया तो समय भी 6 गुना ही होगा, तो 6 चौक 24 वर्ष सवाल का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सवाल का राइट उत्तर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो अगला सवाल खींचिए, अगला सवाल देखिए, एक निश्चित समय में क्या है, धनराशि 6% की दर से 5 गुना हो जाती है। तो किस ब्याज दर पर वह समान अवधि में, देखो अब की बार टाइमिंग सेम रख लिया इसने, दर की जगह, समय की जगह टाइमिंग दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने कहा था ना कि आपका एसआई बराबर होता है पीआरटी परसेंटेज। अगर मूलधन कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट है तो एसआई किसके प्रोपोर्शनल होगा, दर के प्रोपोर्शनल। जो रेशियो ब्याज का होगा वही रेशियो दर का होगा आपका। मतलब सवाल एक ही बात है, अगर टाइम को कांस्टेंट रखेगा तो दर का रेशियो बराबर होगा, और अगर दर को कांस्टेंट रखेगा तो टाइम का और इसका रेशियो बराबर होगा। तो आपका बिल्कुल उसी तरीके से सवाल करना है। देखिए सवाल कैसे होगा, मैंने धनराशि मान ली 1 रुपया, बोलो कितने परसेंट से, तो आप कहेंगे सर 6% की दर से, कितना हो गया 5 गुना, यानी 5 गुना हो गया कितनी दर से, 6% की दर से। अब ये कहता है इसको समान अवधि में, मतलब समान समय अवधि में समान धनराशि, मतलब वही धनराशि होना चाहिए, टाइम भी वही होना चाहिए। तो टाइम और पी क्या है, कांस्टेंट, 8 गुना होने का। तो देखिए यहां से 5 और 1 के बीच में अंतर 4 रुपए का है, और 8 और 1 के बीच में अंतर 7 रुपए का है, ठीक है। यानी आपका ब्याज 4 से क्या हो गया, 7 हो गया, 4 से क्या हो गया 7, यानी ब्याज का जो रेशियो है ना आपका वो 4:7 है। तो बताओ दर का रेशियो भी 4:7 ही होना चाहिए, दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम रेशियो में तो होंगी। तो बताइए आपको पहले कितनी दर 6%, इसकी वैल्यू 6% थी। तो बताओ 4 का भाग 6 में देंगे तो 1.5 आएगा। तो बताओ 15 संते 105, 10.5% सवाल का उत्तर आएगा, 10.5%। अरे इसका 4:7 है ना ये, तो हम यहाँ गुणा तो पता नहीं कर पा रहे कि कितना गुणा है, 4 का कितना गुणा 7 होगा। तो हमने क्या कर दिया, इस 4 से 7 का रेशियो, 4:7 का रेशियो, तो वो भी 4:7 के रेशियो में होगा। तो हमने 6 को 4 से काट लिया, 1.5 से इससे गुणा किया हमने 7 से, 10.5 सवाल का उत्तर आ गया। अगला देखिए एक सवाल और ऐसा ही, अपन एक सवाल और देखते हैं। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 8 वर्ष में 3 गुनी, तो बताओ 12 वर्ष में कितनी गुनी होगी। तो सवाल वैसा ही है आपका, सेम वही तरीके से हम सवाल करेंगे।
₹1 की धनराशि है जो आपकी क्या हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में? 8 वर्षों में, 8 वर्ष में। और यही धनराशि 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 12 वर्ष में। अब की बार आपसे ये पूछ लिया कि ये मान क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है यार, हम आराम से निकाल लेंगे। टाइम दोनों दे दिया ना अपने को, आराम से निकाल लेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। बोलो गुरुजी कोई समस्या नहीं, निकाल लेंगे हम। बोलो टाइम का रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो 8:12 है। मतलब 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 2:3 है। तो जो टाइम का रेशियो है वही आपके एसआई का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि दर यहां कांस्टेंट है और मूलधन यहां कांस्टेंट है। तो बताओ एसआई और टाइम सेम रेशियो में होंगे, तो बस एसआई। तो बताओ 3 में से 1 गया तो 2, मतलब अगर 2 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 के बराबर। तो यहां कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये तो पूरा पूरा 1 टाइम ही कटा, तो 1 से इसको गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो बताइए इन दोनों का अंतर 3 आना चाहिए, इसका मतलब यहां कितना होगा? 4। तो सवाल का उत्तर आएगा 4 टाइम्स। अब देखो कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलत उत्तर दे जाते हैं, 3 टाइम करके चले जाते हैं। ये उत्तर थोड़ी ना है, इसने पूछा है 12 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब ये वाली क्वांटिटी बतानी है। ये तो ब्याज है बेटा, ये तो ब्याज है, ये नहीं बताना है आपको। ये तो ब्याज 2 से 3 हुआ है, तो 3 1 में जोड़ दो, टोटल कितना था? 4। 4 में से 1 हटाएंगे तब तो 3 आएगा। तो यहां 4 गुना करना है, 4 गुना, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये आपका 2021 में सवाल आया है। एक सवाल और देखिए ऐसा ही, 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में आपका धन है वो 15 वर्ष में, तो धन मैंने क्या मान लिया? ₹1 मान लिया, जो आपका क्या हो जाता है? 15 वर्ष में 3 गुना, ठीक है। और ये कहता है तो कितने वर्षों में समान दर से 5 गुना हो जाएगा? तो आपको 5 गुना होने का टाइम पूछ रहा है। तो अब आराम से यार फास्टली हल करने लग जाओ। 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस, 5 और 1 के बीच में 4 का डिफरेंस, ठीक है ना। तो बताइए पहले से कितना गुना? 2 गुना, या अनुपात में लिख लो। 2:4 का मतलब 1:2 ही होता है, यानी दुगना ही हुआ है। 2 गुना, तो बेटा टाइम को भी दुगना कर दो। 15 का डबल कितना होगा? 30 वर्ष। 30 वर्ष सवाल के उत्तर आएंगे। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी? डी ऑप्शन आएगा। 2021 में एनटीपीसी में सवाल पूछा गया यार, बड़ी कुल 10 सेकंड का सवाल होता है, आराम से उड़ा सकते हैं। तो अब देखो इसको फास्टली हल करते हैं सवाल को। क्या सवाल है? कोई धन साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना, तो मैंने ₹1 है वो आपका 2 गुना हो गया। कितने वर्षों में? 7 वर्षों में, 7 वर्षों में, ठीक है। तो वही धन आपका 5 गुना होने में कितना टाइम लेगा? तो 5 गुना होने का टाइम पूछ रहा है। तो बताइए 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है, 5 और 1 के बीच का अंतर 4 है। तो बताइए ये आपका ब्याज है वो कितना गुना हुआ? 4 गुना। तो आपका समय भी 4 गुना हो जाएगा। तो बताओ 7 चौक 28 वर्ष। सवाल का उत्तर सी ऑप्शन आएगा। सवाल का उत्तर क्या आएगा जी? सी ऑप्शन सवाल का उत्तर आएगा। ये देखिए फिर से, एक साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है। तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो मैं ये लिखूं 160% का मतलब क्या होता है? 160%, तो देखो 100% का मतलब 1 होता है, प्लस 60% का मतलब 3/5 होता है। तो बताइए 5 एकम 5 और 3 कितना हुआ? 8/5, यानी इसका जो फ्रैक्शन है वो 8/5 होगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा सवाल को कि ₹5 की धनराशि, ₹5 की धनराशि कितनी हो जाती है? ₹8 हो जाती है। कितने समय में? 5 वर्ष में, 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष में स्वयं की 160%, 160 का मतलब होता है 100 + 60। 100 को हम 1 पढ़ते हैं और 60% को 3/5 जोड़ेंगे तो 8/5 आएगा, मतलब ₹5 से बढ़ के 8 हो गई। तो ये कहता है वही धनराशि
कितने समय में 2 गुनी, तो बताओ 5 की डबल कितनी 10, 10 होने में कितना टाइम लगेगा? तो बताओ 8 और 5 का अंतर 3, 8 और 5 का अंतर कितना है भाई? 3 है। और यहां 10 और 5 का अंतर कितना है? 5। ठीक है, तो बताइए रेशियो कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर ब्याज का जो रेशियो है वो आपका 3:5 आ रहा है, 3:5। ठीक है दोस्तों, 3 से 5 हो रहा है ना आपका, 3 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो बताओ इसी अनुपात में आपका टाइम होगा, क्योंकि दोनों सेम अनुपात में होंगे। तो बताइए पहले टाइम कितना था? 5। 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5 वर्ष। तो बताइए 1 यूनिट की निकालेंगे तो बट्टा 3 कर देंगे, और अगर इसका मान निकाला तो इंटू 5। पचम 25 में 3 का भाग देंगे तो 8 सही 1/3 सवाल का उत्तर आएगा। 25 में 3 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 3 24, 1 बचेगा तो 1/3, 24 यानी 8 सही 1/3 सवाल के उत्तर आ जाएंगे। बड़ा ही शानदार प्रश्न था, अच्छा एग्जाम्पल भी था दोस्तों। अब आपको मूलधन और ब्याज का अनुपात दे दिया जाए तो हम इस वाले चैप्टर यानी कि इस वाला जो लेक्चरर है इसकी बात हम कल वाले वीडियो में करेंगे, यानी कल वाली क्लास हम फिर से लगाएंगे, इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं एक टाइप और करवाऊंगा आपको, ये टाइप पढ़ाने से पहले मैं एक टाइप और पढ़ाऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हमने पिछले 2 दिन से वीडियो अपलोड किया नहीं है क्योंकि उसके कारण यह रहा कि हम सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए चित्तौड़गढ़ चले गए थे, तो 2 दिन का हमारा टूर था, तो हम वहां घूमने चले गए, तो उस वजह से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए। तो आप सभी को भी सांवरिया सेठ जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपका 2025 में निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। जय हिंद जय भारत।